हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। उस दिन अपने प्रगाढ़ प्रणय का सबल प्रमाण देने के बाद मुंशी तोताराम को आशा हुई थी कि निर्मला के मर्मस्थल पर मेरा सिक्का जम जाएगा। लेकिन उनकी यह आशा लेश मात्र भी पूरी न हुई, बल्कि पहले तो वह कभी कभी उनसे हंसकर बोला भी करती थी। अब बच्चों ही के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। जब घर आते बच्चों को उसके पास बैठे पाते, कभी देखते कि उन्हें नहला रही है, कभी कपड़े पहना रही है, कभी कोई खेल खिला रही है और कभी कोई कहानी कह रही है। निर्मला का तृषित हृदय प्रणय की ओर से निराश होकर इस अवलंब ही को गनीमत समझने लगा। बच्चों के साथ हंसने बोलने में उसकी मातृकल्पना तृप्त होती थी। पति के साथ हंसने बोलने में उसे जो संकोच, जो अरुचि तथा जो अनिच्छा होती थी, यहाँ तक कि वह उठकर भाग जाना चाहती, उसके बदले बालकों के सच्चे सरल स्नेह से चित्त प्रसन्न हो जाता था। पहले मनसाराम उसके पास आते हुए झिझकता था, लेकिन मानसिक विकास में 5 साल छोटा, हॉकी और फुटबॉल ही उसका संसार, उसकी कल्पनाओं का मुक्त क्षेत्र तथा उसकी कामनाओं का हरा भरा बाग था। इकहरे बदन का छरहरा, सुंदर, हंसमुख, लज्जाशील बालक था, जिसका घर से केवल भोजन का नाता था। बाकी सारे दिन न जाने कहाँ घुमा करता। निर्मला उसके मुख से खेल की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताओं को भूल जाती और चाहती थी एक बार फिर वही दिन आ जाते जब वह गुड़िया खेलती और उसके ब्याह रचाया करती थी, और जिसे अभी बहुत ही थोड़े दिन गुजरे थे। मुंशी तोताराम अन्य एकांत सेवी मनुष्यों की भांति विषयी जीव थे। कुछ दिनों तो वह निर्मला को सैर तमाशे दिखाते रहे, लेकिन जब देखा कि इसका कुछ फल नहीं होता तो फिर एकांत सेवन करने लगे। दिन भर के कठिन मासिक परिश्रम के बाद उनका चित्त आमोद प्रमोद के लिए लालयित हो जाता, लेकिन जब अपनी विनोद वाटिका में प्रवेश करते और उसके फूलों को मुरझाया, पौधों को सूखा और क्यारियों से धूल उड़ती हुई देखते तो उनका जी चाहता क्यों न इस वाटिका को उजाड़ दो। निर्मला उनसे क्यों विरक्त रहती है, इसका रहस्य उनकी समझ में न आता था। दंपत्ति शास्त्र के सारे मंत्रों की परीक्षा कर चुके, पर मनोरथ पूरा न हुआ। अब क्या करना चाहिए, यह उनकी समझ में न आता था। एक दिन वह इसी चिंता में बैठे हुए थे कि उनके सहपाठी मित्र नयन सुखराम आकर बैठे और सलाम वलाम के बाद मुस्कुराकर बोले, आजकल तो खूब गहरी छंती होगी, बड़े भाग्यवान हो। भाई, रूठी हुई जवानी को मनाने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं कि नया विवाह हो जाए। यहाँ तो जिंदगी बवाल हो रही है। पत्नी जी इस बुरी तरह चिमटी है कि किसी तरह पिन ही नहीं छोड़ती। मैं तो दूसरी शादी की फिक्र में हूँ। कहीं डॉल हो तो ठीक ठाक कर दो। दस्तूरी में एक दिन तुम्हें उसके हाथ के बने हुए पान खिला देंगे। तोताराम ने गंभीर भाव से कहा, कहीं ऐसी हिमाकत न कर बैठना, नहीं तो पछताओगे। लौंडिया तो लौंडों से ही खुश रहती है। हम तुम अब उस काम के नहीं रहे। सच कहता हूँ, मैं तो शादी करके पछता रहा हूँ। बुरी बला गले पड़ी। सोचा था 2-4 साल और जिंदगी का मजा उठा लूँ, पर उल्टी आते गले पड़ी। नयन सुख बोले, तुम क्या बात करते हो? लौंडियों को पंजों में लाना क्या मुश्किल बात है? जरा सैर तमाशे दिखा दो, उनके रूप रंग की तारीफ कर दो, बस रंग जम गया। यह सब कुछ कर धर के हार गया। अच्छा, कुछ इत्र, तेल, फूल पत्ते, चाट वाट का भी मचा चखाया? अजय यह सब कर चुका। दंपत्ति शास्त्र के सारे मंत्रों का इम्तिहान ले चुका। सब कोरी गप्पे है। अच्छा, तो अब मेरी एक सलाह मानो, जरा अपनी सूरत बनवा लो। आजकल यहाँ एक बिजली के डॉक्टर आए हुए हैं जो बुढ़ापे के सारे निशान मिटा देते हैं। क्या मजाल कि चेहरे पर एक झुर्री या सिर का बाल पका रह जाए, न जाने क्या जादू कर देते हैं कि आदमी का चोला ही बदल जाता है। फीस क्या लेते हैं? फीस तो सुना है शायद 500 रुपये। अजी कोई पाखंडी होगा, बेवकूफ़ों को लूट रहा होगा। कोई रोगन लगाकर 2-4 दिन के लिए ज़रा चेहरा चिकना कर देता होगा। इश्तहारी डॉक्टरों पर तो अपना विश्वास ही नहीं। 10-5 की बात होती तो कहता, ज़रा दिल लगी सही। 500 रुपये बड़ी रकम है। तुम्हारे लिए 500 रुपये कौन बड़ी बात है? 1 महीने की आमदनी है। मेरे पास तो भाई 500 रुपये होते तो सबसे पहले काम यही करता। जवानी के 1 घंटे की कीमत 500 रुपये से कहीं ज़्यादा है। अजी कोई सस्ता नुस्खा बताओ, कोई फ़कीरी जड़ी बूटी जो कि बिना हर फिटकारी के रंग चोखा हो जाए। बिजली और रेडियम बड़े आदमियों के लिए रहने दो, उन्हीं को मुबारक हो। तो फिर रंगीलेपन का स्वांग रचो। यह ढीला ढाला कोट फेंको, तंजेब की चुस्त अचकन लो, चुन्नटदार पाजामा,
गले में सोने की जंजीर पड़ी हुई, सिर पर जयपुरी साफा बंधा हुआ, आंखों में सुरमा और बालों में हीना का तेल पड़ा हुआ, तो उनको पिचकना भी जरूरी है। दोहरा कमरबंद बांधो, जरा तकलीफ तो होगी पर अचकन सज उठेगी। खिजाब मैं ला दूंगा। 150 गजलें याद कर लो और मौके मौके से शेर पढ़ो। बातों में रस भरा हो, ऐसा मालूम हो कि तुम्हें दीन और दुनिया की कोई फिक्र नहीं है, बस जो कुछ है प्रियतम ही है। जवामर्दी और साहस के काम करने का मौका ढूंढते रहो। रात को झूठ मूठ शोर करो, चोर चोर और तलवार लेकर अकेले ही पिल पड़ो। हाँ, जरा मौका देख लेना, ऐसा न हो कि सचमुच कोई चोर आ जाए और तुम उसके पीछे दौड़ो, नहीं तो सारी कलई खुल जाएगी और मुफ्त के उल्लू बनोगे। उस वक्त तो जवामर्दी इसी में है कि दम साधे खड़े रहो, जिससे वह समझे कि तुम्हें खबर ही नहीं हुई। लेकिन जो ही चोर भाग खड़ा हो, तुम भी उछलकर बाहर निकलो और तलवार लेकर कहाँ कहाँ कहते दौड़ो। ज़्यादा नहीं, 1 महीना मेरी बातों का इम्तिहान करके देखो। अगर वह तुम्हारी दम न भरने लगे तो जो जुर्माना कहो वह दूँ। तोताराम ने उस वक्त तो यह बातें हंसी में उड़ा दी, जैसा कि एक व्यवहार कुशल मनुष्य को करना चाहिए था। लेकिन इसमें की कुछ बातें उनके मन में बैठ गई। उनका असर पड़ने में कोई संदेह न था। धीरे धीरे रंग बदलने लगे, जिसमें लोग खटक न जाए। पहले बालों से शुरू किया, फिर सुरमे की बारी आई, यहाँ तक कि 1-2 महीने में उनका कलेवर ही बदल गया। गजलें याद करने का प्रस्ताव तो हास्यास्पद था, लेकिन वीरता के डिंग मारने में कोई हानि न थी। उस दिन से वह रोज अपनी जवामर्दी का कोई न कोई प्रसंग अवश्य छेड़ देते। निर्मला को संदेह होने लगा कि कहीं इन्हें उन्माद का रोग तो नहीं हो रहा है। जो आदमी मूंग की दाल और मोटे आटे के 2 फुलके खाकर भी नमक सुलेमानी का मोहताज हो, उसके छैलेपन पर उन्माद का संदेह हो तो आश्चर्य ही क्या। निर्मला पर इस पागलपन का और क्या रंग जमता हो। उसे उन पर दया आने लगी। क्रोध और घृणा का भाव जाता रहा। क्रोध और घृणा उन पर होती है जो अपने होश में हो। पागल आदमी तो दया ही का पात्र है। वह बात बात में उनकी चुटकियां लेती, उनका मजाक उड़ाती, जैसे लोग पागलों के साथ किया करते हैं। हाँ, इसका ध्यान रखती कि वह समझ न जाए। वह सोचती बेचारा अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा है। यह सारा स्वांग केवल इसलिए तो है कि मैं अपना दुख भूल जाऊं। आखिर अब भाग्य तो बदल सकता नहीं, इस बेचारे को क्यों जलाऊं। एक दिन रात को 9 बजे तोताराम बाके बने हुए सैर करके लौटे और निर्मला से बोले, आज 3 चोरों से सामना हो गया। जरा शिवपुर की तरफ चला गया था, अंधेरा था ही। जो ही रेल की सड़क के पास पहुंचा तो 3 आदमी तलवार लिए हुए न जाने किधर से निकल पड़े। यकीन मानो, तीनों काले देव थे। मैं बिल्कुल अकेला, पास में ही सिर्फ यह छड़ी थी। उधर तीनों तलवार बांधे हुए। होश उड़ गए। समझ गया कि जिंदगी का यही तक साथ था। मगर मैंने भी सोचा, मरता ही हूं तो वीरों की मौत क्यों न मरूं। इतने में एक आदमी ने ललकार कर कहा, रख दे तेरे पास जो कुछ हो और चुपके से चला जा। मैं छड़ी संभाल कर खड़ा हो गया और बोला, मेरे पास तो सिर्फ यह छड़ी है और इसका मूल्य 1 आदमी का सिर है। मेरे मुंह से इतना निकलना था कि तीनों तलवार खींचकर मुझ पर झपट पड़े और मैं उनके वारों को छड़ी से रोकने लगा। तीनों झल्ला झल्ला कर वार करते थे। खटाके की आवाज़ होती थी और मैं बिजली की तरह झपट कर उनके तारों को काट देता था। कोई 10 मिनट तक तीनों ने खूब तलवार के जौहर दिखाए, पर मुझ पर रेफ तक न आई। मजबूरी यही थी कि मेरे हाथ में तलवार न थी। यदि कहीं तलवार होती तो एक को जीता न छोड़ता। खैर, कहाँ तक बयान करूँ। उस वक्त मेरे हाथों की सफाई देखने काबिल थी। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था कि यह चपलता मुझ में कहाँ से आ गई। जब तीनों ने देखा कि यह दाल नहीं गलने की तो तलवार म्यान में रख ली और पीठ ठोक कर बोले, जवान, तुम सा वीर आज तक नहीं देखा। हम तीनों 300 पर भारी गांव के गांव ढोल बजाकर लूटते हैं, पर आज तुमने हमें नीचा दिखा दिया। हम तुम्हारा लोहा मान गए। ये कहकर तीनों फिर नजरों से गायब हो गए। निर्मला ने गंभीर भाव से मुस्कुराकर कहा, इस छड़ी पर तो तलवार के बहुत से निशान बने हुए होंगे। मुंशी जी इस शंका के लिए तैयार न थे, पर कोई जवाब देना आवश्यक था। बोले, मैं वारों को बराबर खाली कर देता। 2-4 छोटे छड़ी पर पड़ी भी तो उचटती हुई, जिनसे कोई निशान नहीं पड़ सका। अभी उनके मुंह से पूरी बात भी न निकली थी कि सहसा रुक्मणी देवी बदहवास दौड़ी हुई आई और हाँफते हुए बोली, तोता है कि नहीं? मेरे कमरे में सांप निकल आया है। मेरी चारपाई के नीचे बैठा हुआ है। मैं उठकर भागी। मुआ कोई 2 गज का होगा। फन निकाले फुफकार रहा है। जरा चलो तो डंडा लेते चलना। तोताराम के चेहरे का रंग उड़ गया। मुंह पर हवाइयाँ छूटने लगी, मगर मन के भाव को छिपाकर बोले,
सांप यहाँ कहाँ? तुम्हें धोखा हुआ होगा, कोई रस्सी होगी। रुक्मिणी बोली, अरे मैंने अपनी आंखों देखा है, जरा चलकर देख लो ना। हैं मर्द होकर डरते हो? मुंशी जी घर से तो निकले लेकिन बरामदे में फिर हिटक गए। उनके पाँव ही न उठते थे, कलेजा धड़धड़ कर रहा था। सांप बड़ा क्रोधी जानवर है, कहीं काट ले तो मुफ्त में प्राण से हाथ धोना पड़े। बोले, डरता नहीं हूँ, सांप ही तो है, शेर तो नहीं, मगर सांप पर लाठी नहीं असर करती। जाकर किसी को भेजूं, किसी के घर से भाला लाए। ये कहकर मुंशी जी लपके हुए बाहर चले गए। मनसाराम बैठा खाना खा रहा था। मुंशी जी तो बाहर चले गए। इधर वह खाना छोड़ अपनी हॉकी का डंडा हाथ में ले कमरे में घुस ही तो पड़ा और तुरंत चारपाई खींच ली। सांप मस्त था, भागने के बदले फन निकालकर खड़ा हो गया। मनसाराम ने चटपट चारपाई की चादर उठाकर सांप के ऊपर फेंक दी और ताबड़तोड़ 3-4 डंडे कसकर जमाए। सांप चादर के अंदर तड़प कर रह गया। तब उसे डंडे पर उठाए हुए बाहर चला। मुंशी जी कई आदमियों को साथ लिए चले आ रहे थे। मनसाराम को सांप लटकाए आते देखा तो सहसा उनके मुंह से चीख निकल पड़ी, मगर फिर संभल गए और बोले, मैं तो आ ही रहा था, तुमने क्यों जल्दी की? दे दो, कोई फेंक आए। यह कहकर बहादुरी के साथ रुक्मिणी के कमरे के द्वार पर आकर खड़े हो गए और कमरे को खूब देखभाल कर मूंछों पर ताव देते हुए निर्मला के पास जाकर बोले, मैं जब तक आऊं जाऊं मनसाराम ने मार डाला। बेसमझ लड़का डंडा लेकर दौड़ पड़ा। सांप हमेशा भाले से मरना चाहिए, यही तो लड़कों में ऐब है। मैंने ऐसे ऐसे कितने सांप मारे हैं, सांप को खिला खिला कर मारता हूँ, कितनों ही को मुट्ठी से पकड़कर मसल दिया। रुक्मिणी ने कहा, जाओ भी, देख ली तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी झेप कर बोले, अच्छा जाओ, मैं डरपोक ही सही, तुमसे कुछ इनाम तो नहीं मांग रहा हूँ, जाकर महाराज से कहो खाना निकाले। मुंशी जी तो भोजन करने गए और निर्मला द्वार की चौखट पर खड़ी सोच रही थी, भगवान, क्या इन्हें सचमुच कोई भीषण रोग हो रहा है? क्या मेरी दशा को और भी दारुण बनाना चाहते हो? मैं इनकी सेवा कर सकती हूँ, सम्मान कर सकी हूँ, अपना जीवन इनके चरणों पर अर्पण कर सकती हूँ, लेकिन वह नहीं कर सकती जो मेरे किए नहीं हो सकता। अवस्था का भेद मिटाना मेरे वश की बात नहीं। आखिर यह मुझसे क्या चाहते हैं? समझ गई। यह बात पहले ही नहीं समझी थी, नहीं तो इनको क्यों इतनी तपस्या करनी पड़ती, क्यों इतने स्वांग भरने पड़ते। उस दिन से निर्मला का रंग ढंग बदलने लगा। उसने अपने को कर्तव्य पर मिटा देने का निश्चय कर दिया। अब तक नैराश्य के संताप में उसने कर्तव्य पर ध्यान नहीं दिया था। उसके हृदय में विप्लव की ज्वाला सी दहकती रहती थी, जिसकी असह्य वेदना ने उसे संज्ञाहीन सा कर रखा था। अब उस वेदना का वेग शांत होने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि मेरे लिए जीवन का कोई आनंद नहीं। उसका स्वप्न देखकर क्यों इस जीवन को नष्ट करूं? संसार में सबके सब प्राणी सुख सेज पर ही तो नहीं सोते। मैं भी उन्हीं अभागों में से हूँ। मुझे भी विधाता ने दुख की गठरी ढोने के लिए चुना है। वह बोझ सिर से उतर नहीं सकता। उसे फेंकना भी चाहूँ तो नहीं फेंक सकती। उस कठिन भार से चाहे आंखों में अंधेरा छा जाए, चाहे गर्दन टूटने लगे, चाहे पैर उठाना दुस्तर हो जाए, लेकिन वह गठरी ढोनी ही पड़ेगी। उम्र भर का कैदी कहाँ तक रोएगा? रोए भी तो कौन देखता है? किसे उस पर दया आती है? रोने से काम में हर्ज होने के कारण उसे और यातनाएं ही तो सहनी पड़ती है। दूसरे दिन वकील साहब कचहरी से आए तो देखा निर्मला की सहास्य मूर्ति अपने कमरे के द्वार पर खड़ी है। वह अनित्य छवि देखकर उनकी आंखें तृप्त हो गई। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें यह कमल खिला हुआ दिखलाई दिया। कमरे में एक बड़ा सा आईना दीवार में लटका हुआ था। उस पर एक पर्दा पड़ा रहता था। आज उसका पर्दा उठा हुआ था। वकील साहब ने कमरे में कदम रखा तो शीशे पर निगाह पड़ी। अपनी सूरत साफ साफ दिखाई दी। उनके हृदय में चोट सी लग गई। दिन भर के परिश्रम से मुख की कांति मलिन हो गई थी। भांति भांति के पौष्टिक पदार्थ खाने पर भी गालों की झुर्रियाँ साफ दिखाई दे रही थी। तोन कसी हुई होने पर भी किसी मुंहजोर घोड़े की भांति बाहर निकली हुई थी। आईने के ही सामने किंतु दूसरी ओर ताकती हुई निर्मला भी खड़ी थी। दोनों सूरतों में कितना अंतर था। एक रत्नजटित विशाल भवन, दूसरा टूटा फूटा खंडहर। वह उस आईने की ओर न देख सके। अपनी यह हीनावस्था उनके लिए असह्य थी। वह आईने के सामने से हट गए। उन्हें अपनी ही सूरत से घृणा होने लगी। फिर इस रूपवती कामिनी का उनसे घृणा करना कोई आश्चर्य की बात न थी। निर्मला की ओर ताकने का भी उन्हें साहस न हुआ। उसकी यह अनुपम छवि उनके हृदय का शूल बन गई। निर्मला ने कहा, आज इतनी देर कहाँ लगाई? दिन भर राह देखते देखते आंखें फूट जाती है।
तोताराम ने खिड़की की ओर ताकते हुए जवाब दिया, मुकदमों के मारे दम मारने की छुट्टी नहीं मिलती। अभी एक मुकदमा और था, लेकिन मैं सिरदर्द का बहाना करके भाग खड़ा हुआ। तो क्यों इतने मुकदमे लेते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़े ही काम किया जाता है। मत लिया करो बहुत मुकदमे। मुझे रुपयों का लालच नहीं। तुम आराम से रहोगे तो रुपए बहुत मिलेंगे। भाई, आती हुई लक्ष्मी भी तो नहीं ठुकराई जाती। लक्ष्मी अगर रक्त और मांस की भेंट लेकर आती है तो उसका न आना ही अच्छा। मैं धन की भूखी नहीं हूँ। इस वक्त मनसाराम भी स्कूल से लौटा। धूप में चलने के कारण मुख पर पसीने की बूंदें आई हुई थी। गोरे मुखड़े पर खून की लाली दौड़ रही थी। आंखों से ज्योति सी निकलती मालूम होती थी। द्वार पर खड़ा होकर बोला, अम्मा जी लाइए, कुछ खाने का निकालिए, ज़रा खेलने जाना है। निर्मला जाकर गिलास में पानी लाई और एक तश्तरी में कुछ मेवे रखकर मनसाराम को दिए। मनसाराम जब खाकर चलने लगा तो निर्मला ने पूछा, कब तक आओगे? कह नहीं सकता। गोरों के साथ हॉकी का मैच है। बारक यहाँ से बहुत दूर है। भाई जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा तो कहोगे मुझे भूख नहीं है, निर्मला बोली। मनसाराम ने निर्मला की ओर सरल स्नेह भाव से देखकर कहा, मुझे देर हो जाए तो समझ लीजिएगा वही खा रहा हूँ, मेरे लिए बैठने की ज़रूरत नहीं। वह चला गया तो निर्मला बोली, पहले तो घर में आते ही न थे, मुझसे बोलते शर्माते थे। किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो बाहर से ही मंगवा भेजते। जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे हैं। तोताराम ने कुछ चिढ़कर कहा, यह तुम्हारे पास खाने पीने की चीज़ें मांगने क्यों आता है? दीदी से क्यों नहीं कहता? निर्मला ने यह बात प्रशंसा पाने के लोभ से कही थी। वह यह दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को कितना चाहती हूँ। यह कोई बनावटी प्रेम न था। उसे लड़कों से सचमुच स्नेह था। उसके चरित्र में अभी तक बाल भाव ही प्रधान था। उसमें वही उत्सुकता, वही चंचलता, वही विनोद प्रियता विद्यमान थी और बालकों के साथ उसकी ये बाल वृत्तियाँ प्रस्फुटित होती थी। पत्नी सुलभ ईर्ष्या अभी तक उसके मन में उदय नहीं हुई थी, लेकिन पति के प्रसन्न होने के बदले नागभों सिकोड़ने का आशय न समझकर बोली, मैं क्या जानूं उनसे क्यों नहीं मांगते? मेरे पास आते हैं तो दुत्कार नहीं देती। अगर ऐसा करूं तो यही होगा कि ये लड़कों को देखकर जलती है। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब न दिया, लेकिन आज उन्होंने मुवक्किलों से बातें नहीं की। सीधे मनसाराम के पास गए और उसका इम्तिहान लेने लगे। यह जीवन में पहला ही अवसर था इन्होंने मनसाराम या किसी लड़के की शिक्षोन्नति के विषय में इतनी दिलचस्पी दिखाई हो। उन्हें अपने काम से सिर उठाने की फुर्सत ही न मिलती थी। उन्हें इन विषयों को पढ़े हुए 40 वर्ष के लगभग हो गए थे। तब से उनकी ओर आँख तक न उठाई थी। वह कानूनी पुस्तकों और पत्रों के सिवा और कुछ पढ़ते ही न थे। इसका समय ही न मिलता। पर आज उन्हीं विषयों में मनसाराम की परीक्षा लेने लगे। मनसाराम जहीन था और इसके साथ ही मेहनती भी था। खेल में भी टीम का कैप्टन होने पर भी वह क्लास में प्रथम रहता था। जिस पाठ को एक बार देख लेता, पत्थर की लकीर हो जाती थी। मुंशी जी को उतावली में ऐसे मार्मिक प्रश्न तो सूझे नहीं, जिनके उत्तर देने में चतुर लड़के को भी कुछ सोचना पड़ता, और ऊपरी प्रश्नों को मनसाराम ने चुटकियों में उड़ा दिया। कोई सिपाही अपने शत्रु पर वार खाली जाते देखकर जैसे झल्ला झल्ला कर और भी तेजी से वार करता है, उसी भांति मनसाराम के जवाबों को सुन सुनकर वकील साहब भी झल्लाते थे। वह कोई ऐसा प्रश्न करना चाहते थे जिसका जवाब मनसाराम से न बन पड़े। देखना चाहते थे कि इसका कमज़ोर पहलू कहाँ है। यह देखकर अब उन्हें संतोष न हो सकता था कि वह क्या करता है। वह यह देखना चाहते थे कि यह क्या नहीं कर सकता। कोई अभ्यस्त परीक्षक मनसाराम की कमजोरियों को आसानी से दिखा देता, पर वकील साहब अपनी आधी शताब्दी की भूली हुई शिक्षा के आधार पर इतने सफल कैसे होते? अंत में उन्हें अपना गुस्सा उतारने के लिए कोई बहाना न मिला तो बोले, मैं देखता हूँ तुम सारे दिन इधर उधर मटर गश्ती किया करते हो। मैं तुम्हारे चरित्र को तुम्हारी बुद्धि से बढ़कर समझता हूँ, और तुम्हारा यो आवारा घूमना मुझे कभी गवारा नहीं हो सकता। मनसाराम ने निर्भीकता से कहा, मैं शाम को 1 घंटा खेलने के लिए जाने के सिवा दिन भर कहीं नहीं जाता। आप अम्मा या बुआ जी से पूछ ले। मुझे खुद इस तरह घूमना पसंद नहीं। हाँ, खेलने के लिए हेडमास्टर साहब से आग्रह करके बुलाते हैं तो मजबूरन जाना पड़ता है। अगर आपको मेरा खेलने जाना पसंद नहीं तो कल से न जाऊंगा। मुंशी जी ने देखा कि बातें दूसरा ही रुख पर जा रही है तो तीव्र स्वर में बोले, मुझे इस बात का इत्मीनान क्यों कर रहे हो कि खेलने के सिवा कहीं नहीं घूमने जाते? मैं बराबर शिकायतें सुनता हूँ। मनसाराम ने उत्तेजित होकर कहा, किन महाशय ने आपसे यह शिकायत की है? जरा मैं भी तो सुनो। कोई हो, इससे तुमसे कोई मतलब नहीं।
तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठा आक्षेप नहीं करता। मनसाराम बोला, अगर मेरे सामने कोई आकर कह दे कि मैंने इन्हें कहीं घूमते देखा है तो मुंह न दिखाओ। किसी को ऐसी क्या गरज पड़ी है कि तुम्हारी मुंह पर तुम्हारी शिकायत करे और तुमसे बैर मोल ले। तुम अपने 2-4 साथियों को लेकर उसके घर की खपरेल फोड़ते फिरो। मुझसे इस किस्म की शिकायत एक आदमी ने नहीं की, कई आदमियों ने की है, और कोई वजह नहीं है कि मैं अपने दोस्तों की बात पर विश्वास न करूं। मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल ही में रहा करो। मनसाराम ने मुंह गिराकर कहा, मुझे वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं है, जब से कहिए चला जाऊं। तुमने मुंह क्यों लटका लिया? क्या वहां रहना अच्छा नहीं लगता? ऐसा मालूम होता है मानो वहां जाने के भय से तुम्हारी नानी मरी जा रही है। आखिर बात क्या है? वहां तुम्हें क्या तकलीफ होगी? मनसाराम छात्रालय में रहने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन जब मुंशी जी ने यही बात कह दी और इसका कारण पूछा, सो वह अपनी जेब मिटाने के लिए प्रसन्नचित्त होकर बोला, मुंह क्यों लटकाओ? मेरे लिए जैसे बोर्डिंग हाउस तकलीफ भी कोई नहीं, और हो भी तो उसे सह सकता हूँ। मैं कल से चला जाऊँगा। हाँ, अगर जगह न खाली हुई तो मजबूरी है। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास निर्मला। कहानी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।